नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल में आज मैं बात करूंगा द ग्रेट इंडियन सेल की। मैं उस सेल की बात नहीं कर रहा हूं। कोई क्रिसमस है, कल क्रिसमस का मौका, फिर नया साल आ रहा है, बाजार ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद अटे पड़े हैं, दुनिया भर की सेल लगी हुई है। ले जा 2 के बदले 1 फ्री ले जा, इतना डिस्काउंट ले ले। आपको, मुझको, हम सबको लुभाने के लिए, कंज्यूमर को लुभाने के लिए ये गिमिक्स किए जाते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है, वो बाजार में त्योहार के चलते जो लगी है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल इस देश में सबसे बड़ा त्योहार तो चुनाव होते हैं, और चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां भी सेल लगा देती हैं। ये ले लो फ्री में, स्कूटी ले लो, स्मार्टफोन ले लो, कंप्यूटर ले लो, साइकिल ले लो, कर्ज माफी कर लो, नौकरियां दे देंगे, बस बटन हमारी वाली पार्टी पर दबा दो। और यह सिलसिला पुरजोर तरीके से चल चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में, और सब जगह सेल लग गई। और इसी को आज आगे बढ़ाया है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने। पंजाब सरकार ने पंजाब में किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है, उसकी माफी की घोषणा कर दी है। पहले भी की थी। इसका फायदा तो 1,09,000 किसानों को होगा। इससे पहले 5,63,000 किसानों को, जो थोड़े बड़े किसान हैं, ये 5 एकड़ से नीचे वाले किसान, उनके लिए राहत की घोषणा की गई थी। और 1,34,000 जो छोटे किसान हैं, उन्हें भी राहत दी गई थी। लेकिन अब 2 लाख तक का कर्जा माफ। और ये उस राज्य में है जिस राज्य में 2,73,000 करोड़ की मामूली सी रकम का कर्ज है। 2,73,000 करोड़, 3.25 लाख करोड़ हो जाएगा 2024-25 तक। ये फ्री की जो रेवड़ियां हैं, इसको अकाउंट फॉर नहीं किया। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आकलन है। पंजाब 1986 में सरप्लस बजट वाला स्टेट होता था, कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी। अब कर्ज लेने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज चुकाने के लिए अब कर्ज लिया जा रहा है। हालत यह हो गई है। लेकिन फ्री में सब कुछ देने के वादों की झड़ी सी लगी हुई है, और अकेले कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी फ्री की बिजली, फ्री का पानी दिल्ली में देते हैं। दिल्ली में कहते हैं हमने तो सरप्लस कर दिया बजट, 2 गुना कर दिया है बजट, रेवेन्यू जो है उसका। वो कहते हैं 300 यूनिट तक आपको फ्री में बिजली देंगे। 200 यूनिट तक दी जा रही है, 300 तक दे देंगे। इससे 69 लाख जो परिवार हैं, उनको फायदा होगा। सब फायदा गिनवा रहे हैं। देखो, बिजली सस्ती कर देंगे, पानी सस्ता कर देंगे। शिरोमणि अकाली दल भी ऐसी ही बातें कर रहा है। और यह सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, बाकी डिटेलिंग में अभी आपको देने वाला हूं। यूपी में भी होड़ लगी हुई है, उत्तर प्रदेश में। पंजाब में किसानों पर ध्यान दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। केंद्र सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी तीनों कृषि कानून वापस क्यों लिए? 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में इसका ऐलान क्यों किया गया? अब एमएसपी को प्रभावशाली बनाने की बात की जा रही है, कमेटी के गठन की बात की जा रही है, क्योंकि किसानों को लुभाना है। नुकसान का अंदेशा था, कानून भी वापस ले लिए, एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की जाने लगी। कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा। 27 रुपए किसान की आय हो प्रतिदिन की, 74,171 रुपए का उस पर कर्ज हो, पर उसे बताया जाएगा आय दुगनी की जाएगी आपकी। ये सब चुनाव को देखकर हो रहा है। इसमें कोई शको शुबा नहीं रह जाता है। और जहां तक एमएसपी की बात है, किसान कर्ज क्यों लेता है? आप उसका कर्ज माफ करके उसे उस पर एहसान कर रहे हैं क्या?
मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, किसान को कर्ज लेने की जरूरत क्या है? 1996 से 2016 तक 4 लाख से ज्यादा किसानों ने जो आत्महत्या की, आंकड़ा इससे ज्यादा है, मैंने एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं, वो नौबत ही नहीं आती। लेकिन चुनाव आए हैं, कुछ ले लो भाई, बिजली कर देंगे सस्ती, डीजल आपने दिया 110 रुपए प्रति लीटर की कीमत चुकाई, भूल जाइए। पेट्रोल की कीमत चुकाई 120 रुपए प्रति लीटर, भूल जाइए। यही काम उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे तो बिजली सस्ती कर देंगे। सस्ते शब्द पर सबका बड़ा ध्यान रहता है, तवज्जो रहती है, तरजीह रहती है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 1,23,000 आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उन्हें स्मार्टफोन दूंगा। नौकरियां जा रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स पर, उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, उसके बारे में बात नहीं। नहीं जी, स्मार्टफोन दे देंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा लड़कियों को लुभाने के लिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं तो लड़ने के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात कर रही है। स्मार्टफोन तो आप दे देंगे भाई, युवा शिक्षित होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, पर नौकरी कहां मिल रही? जो बेरोजगारी की दर है 10% से ऊपर चल रही है, तनख्वाहें कट रही हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब क्या कहा जा रहा है? अलग अलग पार्टियों के थोड़े आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। वहां पर 6.5 करोड़ युवा हैं 18 से 40 साल की उम्र तक के, 35-35 साल के भी लड़के हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस कहती है 20 लाख नौकरियां देंगे। राष्ट्रीय लोकदल 1 करोड़ रोजगार की बात करता है, नौकरियों की। समाजवादी पार्टी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करती है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने तो 70 लाख नौकरियां देने की बात की थी 2017 में, और अभी 4 महीने पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने माना कि हमने 6,65,000 युवाओं को नौकरी दी है। तो पर वादा करने में क्या जाता है? कलर टीवी दे दो, रसोइयां चलवा दो, कैंटीन चलवा दो, 2 रुपए में खाना दे देंगे, 5 रुपए में खाना दे देंगे। तो ये सस्ता, फ्री, द ग्रेट इंडियन सेल, ये पैसा कहां से आता है? कभी आपने इस बारे में सोचा? राजनीतिक दल आपको नहीं बताएंगे, वो क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? मिल्टन फ्रीडमैन एक बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी, उस किताब पर नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच, देयर इज नथिंग, देयर इज, मैं एग्जैक्ट इसका टाइटल बता दूं, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, दर्शकों, आप ही की जेब से जाता है। आज नहीं जाएगा तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है ना। जो 120 रुपए पेट्रोल, 110 रुपए डीजल, 450 रुपए जो एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, पीएनजी, सीएनजी, ये आप ही की जेब से जाता है। तो एक हाथ दे एक हाथ ले, वो वाला काम हो रहा है क्या? और अर्थव्यवस्था का क्या भट्टा बैठ जाता है। राज्य सरकारें फिर कहती है केंद्र हमें पैसा नहीं दे रहा। अरे आप घोषणाएं ऐसी करते हैं, फिर उन्हें पूरा भी नहीं कर पाते। लेकिन चुनाव जीतना है, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। यह लोकतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए कितना स्वस्थ है, कितना हेल्दी है, इस पर हम चर्चा करने लगे। हम बहस नहीं करते, चर्चा करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल, रेवड़ी बांटो चुनाव जीतो, यही शक्ल हो गया है सभी का। और चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं किसान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद हैं, आईएएस रह चुकी हैं, तो आंकड़ों को, जन कल्याणकारी नीतियों को
जिनका हवाला दिया जाता है, चुनाव जीते जाते हैं, उनकी बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने परखा भी है और जानती भी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता और एक बेहद ही खास मेहमान प्रोफेसर जगदीप छोकर, फाउंडर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये प्रजातंत्र और इसमें जो हमने सुधार किए हैं, कितने किए हैं, कितने नहीं किए हैं, इसको जांचते रहते हैं। तो अभय दुबे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज अब माफ कर दिए, तो मतलब ग्रेट इंडियन सेल लग गई है कि जी ये छोड़ देंगे, ये मुफ्त में देंगे, इसमें छूट दे देंगे, बस वोट दे दो। खेल शुरू हो गया और सेल शुरू हो गई। संदीप चौधरी जी, आप इसकी सेल निरूपित कर सकते हैं। ये देश के किसानों का पंक्ति में खड़े हुए देश के नागरिक का हक और अधिकार है, उनका आत्मसम्मान है। आप इसे निरूपित कर सकते हैं। आप रेवड़ी कह सकते हैं, अब उन्हें रियायत कहेंगे कि आज जब केंद्र की सरकार ने 100 रुपए पार पेट्रोल, 100 रुपए पार डीजल, 200 रुपए खाने का तेल, 1000 रुपए पार गैस का सिलेंडर जीना दूभर कर दिया है, तब किसानों को उनका हक और अधिकार दे रहे हैं। याद कीजिए, हमने 700 किसान जो शहीद हुए थे, पंजाब की सरकार थी जिन्होंने सबसे पहले अपने पंजाब प्रांत के 400 से अधिक किसानों को न सिर्फ मुआवजा दिया, 152 को नौकरी दे दी थी और 400 को हम नौकरी दी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डेटा एक बता दूं, 1,08,967 किसानों को हम लोग 1 लाख से 2 लाख के 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का जो कर्ज है वो माफ कर रहे हैं। 64,673 किसानों को 1 से 1.5 लाख रुपए का कर्ज जो है वो माफ कर रहे हैं। 1,53,000 किसानों को 50,000 से 1 लाख का और 3,29,000 किसानों को 50,000 रुपए तक का कर्ज है वो माफ कर रहे हैं। 16,50,000 किसानों का छत्तीसगढ़ में हम कर्ज माफ कर चुके हैं 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर का। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का। और ये सब विधानसभा की जानकारियां हैं जो पटल पर रखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, 10.80 लाख करोड़ रुपए के गन्ना खेतों के मुट्ठी भर आप राइट ऑफ कर दे लोन, उसको क्या कहेंगे? उसको सेल नहीं कहेंगे। कारपोरेट टैक्स जो आप रिड्यूस करते हैं, अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का बर्डन सरकार पर उस पर आएगा, उसको क्या कहेंगे? अरे हम तो सूची जारी करते हैं, ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं कि नहीं, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है बड़े बड़े गन्ना खेतों के, हम उनके नाम भी उजागर नहीं करेंगे। संदीप चौधरी जी, हाँ, मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई थी, हमने 1 रुपए में 1 यूनिट बिजली 100 यूनिट तक हमने दी थी और 150 यूनिट तक के ब्रैकेट में दी थी। 90% प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 25% तक रह गया था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे। किसानों के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए बहुत रियायत हमने दी। मैं बहुत किया है। मैं उसी पॉइंट पर रहना चाहूंगा। अब है आपने एक मिनट रुकिए ना। 700 किसान मारे गए आंदोलन के दौरान, 709, आप उनके परिवारों को मुआवजा देते हैं, नौकरी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उस पर सवाल ही नहीं उठा रहा। अब आपको याद आती है किसानों की जी कर्ज माफी कर दी, 1967 से एमएसपी है, मेहनत की माकूल कीमत दे दीजिए ना किसान को। वो आपके कर्ज के लिए मोहताज है क्या? कर्जदार बना रहे हैं आप किसान को। देखिए, आपको उदाहरण देता हूं मैं, कांग्रेस शासित जो प्रांत है, मैं पंजाब का उदाहरण देता हूँ। 132 लाख मेट्रिक टन हमने गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में। 378 लाख मेट्रिक टन पैदा होता है। कितना खरीदा उन्होंने? सिर्फ 56 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योर किया। धान हमने 200 लाख मेट्रिक टन खरीदा। उत्तर प्रदेश में कितना खरीदा? सिर्फ 66 लाख मेट्रिक टन। तो ये इच्छा शक्ति का प्रश्न है। हमने 250-2500 रुपए कर दिया समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में धान का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या षड्यंत्र करती है? मध्य प्रदेश में भी जब हम बोनस दे रहे थे 150 रुपए का, तो मोदी जी ने साफ इनकार कर दिया कि एक्स्ट्रा जो आपके टीडीएस के अलावा का गेहूं हम नहीं देंगे। 7 लाख 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्ज है प्रति पंजाब के किसान पर। कोई भी बच्चा पैदा होता है पंजाब में 82,666 रुपए के कर्ज के साथ पैदा होता है वो। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, 2,73,000 रुपए का कर्ज है। अब ये फ्री की चीजें बांटने में
आपको कर्ज लेने की जरूरत है? अगर कीमत मिल जाए किसान को, मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, उसे आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं क्या आप? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मोदी सरकार ने 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी 7 साल में। क्या करेगा किसान? और ये FRBM में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान के तहत ही राज्य सरकारें लोन ले सकती है, उसके दायरे से बाहर नहीं ले सकती है। और मैं गर्व से कहता हूं, अगर किसानों की कर्ज माफी के लिए लेते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है और ये राज्य सरकारों को उठाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जब डूब रहा था आर्थिक रूप से, तब एक किसान थे जिन्होंने इस हिंदुस्तान की GDP को बचाया, इस अर्थव्यवस्था को बचाया। उन अंतिम पंक्ति के लोगों को जो हम अनाज पहुंचा पाए वो इन किसानों की मेहनत की वजह से। और आपने हम समस्या की जड़ में नहीं जाते क्या? आमदनी रह गई उनकी। अबे दुबे, समस्या की जड़ में जाते हैं क्या? असल उद्धार करना है, और ये कोई एहसान कर रहे हैं? आपकी जेब में से पैसे निकल रहे हैं क्या? पैसा तो आम आदमी का ही जाता है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, ये खेल करते हैं आप। तो ये प्रजातंत्र है क्यों? प्रजातंत्र इसलिए है कि जो साधन संपन्न है वो दे, और जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो पिछड़ गए, जो समाज में पीछे खड़े हुए हैं, उनको आगे लाएं। यही तो डेमोक्रेसी है। और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा स्वरूप कोई हो सकता। अगर ये मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग पैसे लेकर भाग जाए, उनकी अपेक्षा है हम अपने किसान भाइयों को आगे बढ़ाएं, जो देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं, जो देश को अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर रहे हैं। मैं आखिरी बात कहता हूं, अभी जो षड्यंत्र मोदी सरकार कर रही है, आपने बिजली का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, वो ये कर रही है नए बिजली के कानून में संशोधन की जो राज्य सरकारें रियायतें देती क्रॉस सब्सिडी, उसमें उन्होंने स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को और उनकी अपीलेट बोर्ड को उनकी नियुक्ति केंद्र से कर रहे हैं। और एक वो टैरिफ जा रहे हैं कि न्यू टैरिफ पॉलिसी हम बना रहे हैं, उसी के आधार पर आप तय करोगे कि कितना आपको बिजली का किसानों को या आम जनता को दर तय करनी है। इससे पहले राज्य सरकार तय करती थी, वो अधिकार छीना जा रहा है क्योंकि उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये 4-5 तो ये तो इंडियन का खेल। मैं समझ गया आपकी बात अपराजिता सारंगी, यही तो खेल है, ये वेलफेयरिज्म। हम जी जन कल्याणकारी नीतियों को अंजाम देते हैं, ये आजकल नया शगल हो गया है। वो दरअसल आम आदमी का ही तो पैसा लेकर आम आदमी की जेब में डालने की कोशिश होती है। आजकल चुनाव यहीं पर सिमट गए हैं क्या कि सेल लगा दो चुनाव से पहले? आप सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय अभय दुबे जी को बहुत ध्यानपूर्वक हम सबने सुना। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं, 2017 में जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे, उनके पोल मैनिफेस्टो में था कि वो प्रत्येक बेरोजगार युवक युवती को 2500 रुपए प्रति माह देंगे। उसका क्या हुआ? दूसरी बात मैं कह दूं, उन्होंने कहा, बहुत सारे तथ्य भी दिए, लेकिन पंजाब में पोल मैनिफेस्टो में जो लिखा गया था कि ऋण माफ किया जाएगा किसानों का, उसका क्या हुआ? और तीसरी बात मैं कह दूं, जैसा कि आपने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, कुछ तथ्य मेरे पास भी है, हम लोगों के पास भी कुछ तथ्य रहते हैं। देखिए, 2015-16 में पंजाब का जो ऋण का बोझ था वो करीबन 1,25,000 करोड़ था। और अभी मैं आपको बता दूं, 21-22 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अभी 2,82,000 करोड़ रुपए इनके ऋण के बोझ हैं। जब ऐसी स्थिति है तो पंजाब जैसी जगह पर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतने फ्रीबीज? एक बात। दूसरी बात, मैं आपको कह दूं, प्रियंका वाड्रा जी यूपी में बड़ी बड़ी बात कह रही है। मैं कह दूं, देखिए, जब सरकार नहीं बनानी होती है, यहाँ आप हो या यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो, जब सरकार नहीं बनानी होती है तो हम कह देते हैं, आओ बच्चे मैं तुमको चांद ला के दूंगी। जब पता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है तो क्यों नहीं हम चांद और सूरज और तारे की बात करूं? तो मुझे लगता है कि ये सब एक मानसिकता का सवाल है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सबकी वही है क्या? सब राजनीतिक वही है। आपने चांद की बात की, लोगों के पास जी, आपने कहा ना, आपने चांद का जिक्र किया, बड़ा खूबसूरत गाना है, आओ तुम्हें चांद पे ले जाऊं। हर राजनीतिक दल यही गाना गाते हैं क्या कि आओ तुम्हें चांद पर ले जाऊं? आप भी तो चांद पर ले जा रहे हैं। तो 120 रुपए पेट्रोल, 110 रुपए डीजल, ये
594 का एलपीजी दिल्ली में 950 रुपए का बिकने लगा। आपने क्या कहा? हम जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, फ्री के सिलेंडर दे रहे हैं, वो सब्सिडी पिछले साल जून में ही हटा दी। देखिए, तो मैं आप भी तो लोगों का ही पैसा बांटते हैं ना। ग्रेट इंडियन सेल तो आपने भी लगा रखी है। मैं ये जो बढ़ती हुई दर पेट्रोल और डीजल की बात आपने कही, मैं दो बातें कहना चाहूंगी। पहली बात, जो विश्व स्तर पर जो दर है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब किसी भी देश में दर बढ़ता है किसी वस्तु का, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के दर से भी तुलना करें या उस दृष्टि से भी देखें, पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, ना बीच में मोदी जी की सरकार सरकार ने सेंट्रल टैक्स को कम किया, और मैं अनुरोध अंतरराष्ट्रीय दर से हम कंपेयर करें, बात सही है। $18 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत चली गई थी पिछले साल, तो उस हिसाब से दाम कटने चाहिए थे, तब तो नहीं कटाए ना। 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 16 रुपए डीजल पर बढ़ा दी। देखिए, हम लोगों ने अभी बहुत कम किया, और हम लोगों ने राज्यों से गुजारिश की कि अपने वैट को कम करें। बहुत सारे बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने किया, और उसके बाद पीछे पीछे कुछ कम किया कांग्रेस शासित और अन्य दल शासित राज्यों ने। वैट 1.5 साल तक लगातार कीमतें बढ़ती रही। ये तो एक बात 5 रुपए की छूट देकर आप कहते हैं कि आपने बराबर कर दिया सब। हमने निश्चित तौर पर कम किया, और लेकिन देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दर है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम जितना भी इस पर वाद विवाद करें, ये रिलेटिव टर्म होता है। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं किसी वस्तु का दर क्यों बढ़ता है, इसे हमें समझना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आज के वाद विवाद या चर्चा के विषय का सवाल है, मैं कह दूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम विकास के एजेंडा को लेकर जाते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दिन हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जाते हैं, और उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। देखिए, शिलान्यास एक चीज है, उद्घाटन भी एक चीज। कल उन्होंने डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया, और उन्होंने बायोगैस प्लांट का भी शिलान्यास किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और इतने सारे मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास हमारा एजेंडा। ठीक है, विकास आपका एजेंडा है, मैंने मान लिया। सब कहते हैं विकास हमारा एजेंडा है, चुनाव से पहले ही उद्घाटन और शिलान्यास शुरू होने लगते हैं। आप कह रही हैं कि हमने इतने विकास के कार्यक्रम किए। 70 लाख रोजगार देने का वादा था ना बीजेपी का। योगी आदित्यनाथ सरकार ने खुद 4 महीने पहले माना कि 6,65,000 हमने नौकरियां दी हैं। कहां 70 लाख, कहां 6,65,000। और जो असल मुद्दे हैं, जैसे कोरोना काल है, भाई स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुली पूरे देश में। हम हेल्थ केयर सेक्टर पर 1.3% लगाते हैं अपने जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का। 6% खर्च करना चाहिए शिक्षा पर, हम खर्च करते हैं 3.1%। इस बार शिक्षा का बजट 6% कम कर दिया गया। असल मुद्दों को बुला देते हैं क्या, और रेवड़ी लेकर चल पड़े। आप मुझे बोलने दें संदीप जी। देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश का राज्य बजट था 2 लाख करोड़, और आज के दिन 2021 में राज्य का बजट 5.5 लाख करोड़ है। ये जो बजट होता है, यह बजट दर्शाता है कि राज्य सरकार कितनी संजीदगी से विकास का कार्य हाथ में ले रही है, पहली बात। और दूसरी बात मैं कह दूं, देखिए, पर कैपिटा इनकम जब लोगों का बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर यह विकास का द्योतक है। 47,116 रुपए एनुअल पर कैपिटा इनकम थे एक समय में, और अभी बढ़कर यह 94,495 रुपए हो गए हैं उत्तर प्रदेश की बात में। 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है। बता रही है कि आमदनी बढ़ रही है देश में। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, अगर आप देश की बात करें उस पर भी चर्चा हो सकती है। और मैं कह दूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात, बेरोजगारी की बात, कुछ समय पहले 5 साल पहले 17% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और अभी 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में। और हर एक क्षेत्र में भित्ति भूमि का विकास हो रहा है। आप रेलवेज की बात करें या एक्सप्रेसवेज की बात करें, आप अगर कुशीनगर एयरपोर्ट को भी आ सकते हैं, तो मुझे लगता है ठीक है। तो आप विकास की बात हो रही हैं, अपराजिता,
मैं समझ गया आपकी बात अनुराग भदौरिया। विकास की ताल ठोकी जा रही है बीजेपी की तरफ से, और आप जो ताल ठोक रहे हैं वो कह रहे हैं बिजली सस्ती कर देंगे, हमारी सरकार आई, हम स्मार्टफोन दे देंगे युवाओं को, 68 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, आमदनी बढ़ेगी। इन चीजों से आमदनी बढ़ जाती है क्या? देखिए संदीप जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उनका पूरा फोकस था जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां पे वो फोकस करना कि वहां पे उसके ऊपर बात करने से कतरा रही। हालांकि वो लोग नहीं आंकड़े दिए उन्होंने कहा बजट कितना बढ़ गया, 2.5 लाख करोड़ मैं बता रहा हूँ। हालांकि वो बार बार कहती है हम लोकसभा के सांसद हैं, और मेरा जहां तक मुझे पता है अर्बन डेवलपमेंट कमेटी की मेंबर भी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है पूरे हिंदुस्तान की बात करना। तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी आता है, खाली पंजाब और दूसरे प्रदेश नहीं आते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहिए कि आपने यहाँ पे फ्री अनाज की सुविधा दी हुई है। कब तक? मार्च तक फ्री अनाज देंगे, 1 किलो चावल 1 किलो आटा, कब तक? मार्च तक। क्यों भाई? एक तो आप फ्री में बांट के उनको सब्सिडी पे जिंदा रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। दूसरी तरफ आप उसमें कैप लगा आप भी तो यही कह रहे हैं, आप उसमें जोड़ देते हैं कि नहीं सिर्फ अनाज से क्या काम चलता है, आप तो तेल भी देंगे साथ में। सुन तो यही कह रहे हैं ना? नहीं, मैं इनकी बात बता रहा हूँ कि मार्च तक देंगे। मार्च तक क्यों भाई? क्या मार्च के बाद उनकी गरीबी आप दूर कर देंगे? आपने अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर में गरीबी बढ़ाई है, गरीबी दूर कहां की है? आपने उत्तर प्रदेश में विकास का कौन सा काम किया? अभी कह रही थी हमने शिलान्यास किया, फिर उनको तुरंत याद आ गया, नहीं उद्घाटन भी बोल दें। आपने एक भी काम ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए कि आपने शिलान्यास किया हो आपकी सरकार में, बाद में आपने उद्घाटन किया हो। आप सिर्फ आज की दिन तारीख में शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास करते जा रहे हैं। क्यों? कि आपको मार्केटिंग इवेंट दिखानी। हमने ये कर दिया कि जेवर एयरपोर्ट का आपने शिलान्यास किया तो उसको ऐसा आपने दिखा दिया चाइना की फोटो लगा के कि वहां तो आप भी तो वही कर रहे हैं। युवा जिसको रोजगार नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे, फलाने को ये दे देंगे। मैं बोल भाई असल चीज मैंने वही कहा ना, मिलिट्री ट्रीटमेंट को मैंने कोट किया। आप तो कह रहे हैं देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। ये फ्री की चीजें हमारी जनता की जेब से निकाला जाता है वो पैसा। अरे मैं तो आपसे वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी सरकार जनता के पैसे का लेती है। जेवर एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करते हो और करोड़ों रुपए खर्च करते हो उसके प्रचार के लिए। अभी वहां पे कुछ है नहीं, कोई काम नहीं हुआ और आपने पैसे खर्च कर दिए। 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिति कराई थी, 100 करोड़ करीब खर्च कर दिए, एक पैसा आया नहीं और जनता का 100 करोड़ खर्च कर दिया। इसी तरह से हर प्रोग्राम में आप देखिए किस तरह से जनता का पैसा सिर्फ तो जो आप वादे करते हैं उसमें भी जनता का ही पैसा खर्च होगा ना। सुन तो ये हकीकत है कि नहीं अनुराग? बात पूरी होने दीजिए। अरे बात को संदीप जी, आप किसी गली मोहल्ले चौराहे पे आप नजर उठा के देख लीजिए, हजारों करोड़ की होर्डिंग लग गई है। ये पैसा कहां से आया भैया? योगी जी अपना खेत बेच के लाए हैं क्या? कहां से लाए योगी जी? बताए ना पैसा। ये जो होर्डिंग लगी है पैसा पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली में हजारों करोड़ रुपए, किसके पैसा है भाई? आप सरकार के पैसे से एडवर्टाइजमेंट करते हो और अपना एडवर्टाइजमेंट करते हो, अपना प्रचार करते हो और बताते ऐसे हो कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे, पैसा कहां से आया है? मैं तो हिसाब मांगता हूं, हिसाब दे योगी जी। क्या किया? खेत बेच के लाए क्या जितनी होर्डिंग लगाए बैठे हैं? और दूसरों पे रोज सुबह उठ के यहाँ पे आप खेत बेच कर देंगे जो चीजें फ्री में देने की बात कर रहे हैं आप खेत? अरे मैं तो फ्री में, अरे मैं तो आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी ने जब एक्सप्रेस वे बनाया, एक्सप्रेस वे बनाने के बाद वहां पे हमने टोल लगाया था और आम जनता का आवागमन पे पैसा ना लगे इसलिए टोल फ्री था। इन्होंने उसपे पैसा लूटना शुरू कर दिया, उसपे भी कह दिया जो इधर से गुजर के जाएगा पैसा लगेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि हमने मेट्रो बनाई थी तो क्या मेट्रो का प्रचार कितना किया था? क्या हमने करोड़ों रुपया प्रचार करने में खर्च किए? ये तो यहाँ पे स्कीम भी नहीं बनाते संदीप जी और करोड़ों रुपया खर्च करते उसके प्रचार के लिए। अफसोस की बात है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही अब हम लैपटॉप देंगे, अब हम, अरे इन्होंने जूता चप्पल बैग देने की बच्चों की बात की 1100 रुपए में। अरे 1100 में बैग भी दे दोगे, अब उनको किताबें भी दे दोगे, आपने नहीं दिए, आपने स्मार्टफोन नहीं बांटे थे, आपने टैब नहीं बांटी थी, आपने स्मार्टफोन नहीं बांटे, आपने टैब नहीं बांटी थी क्या? नौकरियां नहीं देंगे, घूमते रहो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाओ। नहीं, हम लोगों ने जनता की सेवा की थी और हमारा काम दिखाई पड़ रहा है।
हमारा काम 1090 दिखाई पड़ रहा है महिला समस्या के लिए। क्या इनके महिला का सम्मान इनके यहाँ नहीं होता? आज ही खबर आई है अमेठी में स्मृति ईरानी जी के प्रोग्राम में जो महिलाएं वहां पे गई थी पानी मांगने के लिए, अपनी पानी की समस्या के लिए, उनके साथ अभद्रता हुई। सोचे आप, इनका कोई प्रोग्राम होता है जिसमें महिला के साथ अभद्रता ना होती है जब से भारतीय जनता, और मैं नहीं बोला हूँ, यहाँ पे बेबी मौर्य जी ने भी बोला था, अगर आपको याद हो, इनकी गवर्नर भी रही है और भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता है कि 5 बजे के बाद महिला कोई थाने ना जाए, थाने जाए तो परिवार के रिश्तेदारों के साथ राजेश जाए। गुप्ता, मैं समझ गया आपकी बात। राजेश गुप्ता, आप भी इसमें पूरा मतलब अग्रणी भूमिका में है आम आदमी पार्टी। फ्री में बिजली, फ्री में पानी, जी 1752 रुपए प्रति महीना हर परिवार का बच जाएगा पंजाब में, हमारी सरकार बनने दो। ये फ्री की राजनीति सबसे आसान तरीका है वोट हासिल करने का क्या? संदीप जी, मैंने सबको सुना और आपके सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से सुना। सबसे अच्छी बात है कि आपने जो सवाल उठाए उसमें से कई सारे जवाब आपकी बातों में ही थे हमारी पार्टी को लेके, और मेरे साथियों की में भी थे जो अलग अलग पार्टी से यहाँ बोल रहे थे। आपने जैसे बताया कि बाकी स्टेट्स के ऊपर बहुत सारा कर्जा है और पिछले 5 सालों में बढ़ा है। दिल्ली की इकलौती ऐसी सरकार है जिसका बजट 2015 के अंदर 30,000 करोड़ था और 2020 में वो 70,000 करोड़ हुआ। कोई दिल्ली के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ा। और जो बात मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, वो भारत सरकार की, मोदी सरकार की सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। तो हमने अगर किसी को कोई फायदा दिया तो उससे कर्जा नहीं बढ़ाया, बल्कि दिल्ली के लोगों ने खुश होकर टैक्स और ज्यादा दिया। दूसरी बात, आपने बिजली और जो पानी की करी, 2,73,000 करोड़ का बोझ है पंजाब पर। सीएजी की रिपोर्ट है 24-25 में वो 3,75,000 करोड़ हो जाएगा। ये सिर्फ बिजली 300 यूनिट तक, 200 यूनिट तो वहां वैसे ही फ्री है। 5,000 करोड़ का ऐसे ही 5,000 करोड़ रुपए पेड़ पे उगते हैं। संदीप जी, जहां तक पंजाब की और गोवा की आप बात कर रहे हैं, जहां पे हमने जाके कहा है कि हम गरीब जनता की कुछ मदद करेंगे, तो इस बात को समझिए ये मिसमैनेजमेंट की तरफ से है। दिल्ली में भी 2010 के अंदर जो बजट था 25,000 करोड़ था और 2015 तक 5,000 करोड़ ही बढ़ा, 30,000 करोड़ ही हुआ। लेकिन जब मिसमैनेजमेंट ना हो, मैनेजमेंट तरीके से हो, जब वहां का मुख्यमंत्री एक पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर रह चुका हो, तो वो जानता है किस तरीके से मैनेज करना है। और अरविंद केजरीवाल जी ने वो मैनेज करके दिखाया। आपके सामने हम 20,000 लीटर पानी फ्री देते हैं, आप उसको एक इंसेंटिव भी मान सकते हैं कि दिल्ली के लोग पानी को बचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 20,000 लीटर तक फ्री है, उसके ऊपर देना होगा। इसे भी तो आप समझिए कि हम एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप पानी बचाएं, आप बिजली बचाएं। 24 घंटे बिजली आ रही है, दिल्ली में बिजली तो नहीं जा रही, और साथ साथ हम भरने भी नहीं दे रहे। 7 साल तक, 8 साल तक बिजली के रेटों को हम लगातार नहीं, मेरा जो शुरू में मूल सवाल था राजेश, एक चीज मुझे समझाइए, किसानों की कर्ज माफी, आप भी उसकी पैरवी करते हैं। अरे किसानों को मेहनत की माकूल कीमत दे दो, 27 रुपए प्रतिदिन की आमदनी पर महदूद नहीं रहेगा, किसान मजदूर बनने पर मजबूर नहीं होगा। समस्या की जड़ में जाने को कोई तैयार है क्या? अरे संदीप जी, हम तो लगातार ये बात कर रहे हैं, हम तो किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं। दिल्ली में खेती बहुत नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है, आप देखिए मुआवजा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है दिल्ली के अंदर। हम बार बार यही कह रहे हैं कि लोगों को सहारा देने की बजाय, बैसाखी देने की बजाय उनको लायक बनाओ। आपने बजट की बात करी कि शिक्षा और हेल्थ के अंदर कितना खर्चा होता है। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन सी सरकार है जो 26% एजुकेशन पे खर्च कर रही हो? हम उनको काबिल बना रहे हैं ना, ताकि वो काबिल बने। हमने कहा, हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्लान चलाया, हमने कहा नौकरी मत मांगिए, नौकरी देने वाले बनिए। हमने हेल्थ पे सबसे ज्यादा खर्चा करा। बताइए हिंदुस्तान में अंदर कौन सरकार है जो हेल्थ पे इतना खर्चा करती है? जो बातें आपके सवाल थे, मैंने पहले ही कहा, आपने खुद उन बातों को रखा और दिल्ली की सरकार वो सारे काम कर रही है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बातें, अपने मुद्दे जबरदस्ती के बना दिए। जनता के मुद्दे हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उन पे हम काम कर रहे हैं। अब पंजाब में अगर किसी बच्चे को पेपर देने के लिए जाना है, अगर कोई बच्ची पेपर देने के लिए जाना चाहती है, उसके पास भी पैसे ना हो, तो जो सबसे नीचे का आदमी है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको अगर हम कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुरा है? उन कॉर्पोरेट्स को करोड़ों की सब्सिडी दे देना, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों को कर देना, उससे तो ज्यादा अच्छा है कि जो आदमी पीछे रह गया है। अभी आप ही की रिपोर्ट थी कुछ दिनों पहले कि हिंदुस्तान के अंदर 2 हिंदुस्तान बसते हैं, एक बहुत अमीर लोग हैं, वो 10% लोग हैं, उनमें हिंदुस्तान की 90% वेल्थ है और 90% नहीं, कैशियस रिकवरी हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। पर गरीबों को गरीब रखने में एक निजी स्वार्थ है क्या राजनीतिक दलों का कि रेवड़ियां बांटने की? अरे 75 साल बाद भी हम की जी मुफ्त पानी दे देंगे,
बिजली दे देंगे, साफ पानी तो मिलता नहीं है। आपके घर में भी आरओ लगा हुआ है ना राजेश गुप्ता। 75 साल बाद भी हम अगर साफ पानी टूटी से पानी नहीं पी सकते तो हम कौन सा गुरु बनने चले? संदीप भाई, मैं एक विधायक भी हूं दिल्ली से। आप मेरी विधानसभा में आइए, मैं खुद, आप मेरी फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, मैं खुद सीधे पानी पीता हूं टूटी से। ये रोज का काम है मेरा। आप आइए, आपका स्वागत है। लोगों के मन में डर बैठा दिया जाए कि पानी ठीक लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, वो जबरदस्ती आरओ लगा ले क्योंकि इनकी कमाई होती है उससे भी। आप जानते ही है कि बीजेपी की एक सांसद थी, उन्हीं पर सवाल उठ गया था कि अपना आरओ बेचने के लिए उन्होंने लोकसभा में ही सवाल उठा दिया कि हिंदुस्तान का पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है, दिल्ली का पानी का टीडीएस आप चेक कर लीजिए, बहुत अच्छा है, लोग डायरेक्ट पी सकते हैं। प्रोफेसर जगदीप चोकर, अब पता नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं पानी ऐसे नहीं पीने वाला हूं और मैं पीना चाहता हूं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि बिजली कट ना हो, डीजी सप्लाई की जरूरत ना पड़े, इन्वर्टर्स की जरूरत ना पड़े। पर जो ये ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है सर, ये राजनीति के लिए कितनी स्वस्थ है और ये और विकराल होती जा रही है। यहां पर मैं मद्रास हाईकोर्ट के 2 जजेस की एक ऑब्जर्वेशन 31 मार्च 2021 इसी साल की ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा फ्रीबी कल्चर इज मेकिंग तमिलनाडु पीपल लेजी। ये मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटी जा रही है, इसके चलते तमिलनाडु के लोग, और मैं कहूंगा पूरे भारत के ही लोग, क्या आलसी बनाया जा रहा है उन्हें कि दे देंगे 5 किलो अनाज दे देंगे, बिजली मुफ्त में दे देंगे, आपका कर्जा माफ कर देंगे, वोट दे दो जी। प्रोफेसर जगदीप चोकर, आपसे सवाल था। देखिए, ये तो मद्रास हाई कोर्ट में जो कहा वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक वो पुराने ज़माने का दोहा है, राम नाम की छूट है, अब तो हो गया है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पल भर में मर जाएगा फिर प्राण जाएंगे छूट, या कुछ ऐसे। तो ये तो छूट सबको है कि जो मर्जी बांटो, और अगर कोई किसी से, ये एक दफा मेरे ख्याल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था कि अपने मैनिफेस्टो में अगर कोई पार्टी ये लिखती है कि हम ये करेंगे, तो उनको ये भी लिखना चाहिए कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन वो सब तो खेल अब पुराने हो गए। अब तो वही है कि बस हर राजनीतिक दल, अब मैं सुन रहा था चारों राजनीतिक दलों को, कोई भी राजनीतिक दल अपनी बात करने को तैयार नहीं है। हर राजनीतिक दल के पास दूसरे दल के आंकड़े हैं, और सारे के सारे दल एक वो जो कहते हैं कि कॉरपोरेट जो मॉडल है कि भाई हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस पर हमें इतना रिटर्न चाहिए, तो हर राजनीतिक दल कॉरपोरेट हाउस बन गया है और वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करने के लिए पैसे वो, जैसे पहले वो आईपीओ करके मार्केट से पैसा लिया जाता है, वो पैसा लिया जाता है, फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है, और 5 साल का पीरियड होता है वो राम नाम की लूट करने के लिए। तो 5 साल में, और इसमें चोकर साहब जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, उसने आगे ये कहा कि एक मुकाबला भी शुरू हो जाता है कि एक कहेगा 1000 रुपए तुम्हें छूट दे दूंगा, दूसरा कहेगा मैं 1500 की दे दूंगा, एक कहेगा तुम्हारे घर पर आकर मैं खाना पका दूंगा, दूसरा कहेगा खाना ही नहीं पकाऊंगा, आपके मुंह में निवाला भी डालूंगा। तो ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स भी हो गई है। नहीं, ये बात उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे ख्याल है लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए साइकिल देने से शुरू हुई थी, अब वो स्कूटी पे पहुंच गई है। अब उसके बाद शायद उनको कार मिलेगी, फिर हवाई जहाज मिलेगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा। देखिए, ये सब बहुत ही, मैं भी इसको कुछ मजाक के तौर पे थोड़ा सा कह रहा हूं, लेकिन आपने पूछा कि क्या ये देश की राजनीति के लिए ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति को तो छोड़िए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इससे देश की बर्बादी हो रही है। राजनीति में जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है,
नहीं, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता है ना प्रोफेसर जगदीप छोकर, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता है, राज्य हाथ फैलाई खड़ी रहती है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा जहां लगना चाहिए वहां लगाएंगे नहीं, पर जहां से वोट मिल सकती है वहां पर पैसा जाया हो रहा है। क्या मैं कड़वी बात कह रहा हूं? देखिए, वोट लेने का तरीका पहले हुआ करता था कि आप कुछ जनता के बीच में रह के काम कीजिए। आजकल के जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनमें से जनता के बीच कितने रहते हैं? तो जनता के बारे में कोई सोचे तो फिर जनता भी उनके बारे में सोचे। अच्छा, दूसरी एक पहलू ये है कि जनता भी अब काफी क्या मैं समझता हूं पूर्ण तरीके से निराश हो गई है। जनता को भी अब राजनीति से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। आप किसी आदमी से पूछिए कि भाई आप किसको वोट देते हैं या ये क्या करता है, कोई भी, मैं समझता हूं ज्यादातर लोग, आप इसको गलत समझिए या ठीक समझिए, राजनीति से उदासीन हो गए हैं। वो कहते हैं हम जिसको मर्जी वोट दे लें, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो चलो इस बहाने कुछ पैसे ही ले लो। तो ये पैसे ही ले लो। इस राजनीति से देश का और लोकतंत्र का, मैं तो समझता हूं देश में लोकतंत्र का हनन हो चुका है। हम हो चुका है, बहुत ही तल्ख टिप्पणी दे रहे हैं। अपराजिता सारंगी, 30 सेकंड्स है मेरे पास। देखिए, राजनीतिक फायदा हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठता है, जहां जो लिमिटेड रिसोर्सेज जहां लगने चाहिए वहां लगने के बजाय वोट हासिल करने का जरिया बन जाते हैं। क्या ये कड़वी हकीकत है आज की? देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम किसी भी चुनाव में होमवर्क करके जाते हैं और होमवर्क का एक बहुत बड़ा अंश होता है आगामी दिनों में हमारा विकास का रोडमैप क्या होगा, उस राज्य के लिए हमारे विकास का रोडमैप क्या होगा। और जितने भी इलेक्शंस में हम जा रहे हैं, हर एक राज्य के लिए हमारा रोडमैप रेडी है एंड वी हैव ए कमिटेड प्लान। तो मुझे लगता है कि विकास का एजेंडा 30 सेकंड नहीं, पर ये रोड मैप में कि हमने आपको ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, ये फ्री दिया, आपकी कर्ज माफी कर दी, विकास का पैमाना ये हो गया है, या ये कोई नहीं बताएगा। कोई राजनीतिक दल, हमने वादा किया जी इतनी नौकरियां देंगे, हमने इतने अस्पताल बनवाए, हमने इतने लोगों को शिक्षित किया, इन आंकड़ों की बात नहीं होगी। 30 सेकंड। संदीप जी, विश्व भर के अर्थशास्त्रियों ने वही राय दी है जो राहुल गांधी जी ने दी थी। इन परिस्थितियों में न्याय स्कीम बहुत जरूरी है। आप कैश ट्रांसफर पर मंथ कुछ दिन कीजिए, इकोनॉमी ऐसे ही रिवाइव होगी। और आखिरी बात, उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने बीते 7 साल में, मोदी सरकार बता रही है। देश में तीसरे नंबर पर गरीबी रेखा के नीचे 40% लोग आ गए। 28 जिले ऐसे जिसमें 74 से 40% तक लोग गरीब हो गए। उत्तर प्रदेश की 44% आबादी कुपोषण का शिकार हो गई। बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। ऐसे सारे डेटा दिए, ये 60 साल में हाल किया इन लोगों ने। और अभी बड़ी बड़ी व्याख्या करी, तो बड़ी बात बताता हूं, आज भाजपा की प्रवक्ता ने पंजाब में किसानों की ऋण माफी का विरोध किया है। उन्होंने कहा ये फ्री बीज नहीं देनी चाहिए, पंजाब के किसान सुन ले, हम आपकी हर संभव मदद करने के लिए तत्पर और तैयार है। भाजपा और उनके दूसरा फ्री में दे तो दर्द होता है, खुद फ्री में देंगे उसे जन कल्याणकारी नीतियां बताएंगे। यही मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कंपेटिटिव पॉपुलिज्म हो रही है, जन कल्याण के नाम पर आप 1000 दोगे, मैं 1500 दे दूंगा। अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होता रहे, लोगों को रोजगार मिले ना मिले, तनख्वाहें कटती रहें, इसका सरोकार, इससे कोई लेना देना या राजनीतिक दलों को नहीं है। और जो प्रोफेसर जगदीप छोकर कह रहे थे, आपके लिए भी ये सवाल छोड़ जाता हूं। पूरे घंटे में सवालों के जवाब ही लेता हूं, आपके लिए सवाल छोड़ जाता हूं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना स्वस्थ है, इसके बारे में सोचिएगा बटन दबाने से पहले। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।